नमस्कार, मैं हूं विशाल पांडे और आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। एबीपी न्यूज की टीम इस वक्त बांग्लादेश में ढाका में ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। बांग्लादेश के आम चुनावों में बीएनपी बड़ी बढ़त हासिल करती हुई दिखाई दे रही है। बम्पर जीत की ओर बीएनपी आगे बढ़ रही है। बीएनपी के नेता तारिक रहमान अपनी दोनों ही सीटों से चुनाव जीत चुके हैं, ढाका 17 और बोगुरा 6 से। तारिक रहमान की अगुवाई में बीएनपी अब तक 200 से ज्यादा सीटों पर जीत हासिल कर चुकी है, जबकि वहीं शफीकुर रहमान की अगुवाई वाले जमात इस्लामी गठबंधन ने 60 से 70 सीट के बीच जीत हासिल की है। कई सीटों पर चुनावी नतीजे अभी आने बाकी हैं, लेकिन यह कहा जा सकता है कुल मिलाकर कि बांग्लादेश में अब बीएनपी की सरकार बनने जा रही है और बीएनपी गठबंधन की सरकार के मुखिया होंगे तारिक रहमान। तारिक रहमान ही बांग्लादेश के अगले प्रधानमंत्री होंगे। सूत्रों से यह भी जानकारी आ रही है कि 17 फरवरी को तारिक रहमान नई सरकार का गठन कर सकते हैं, प्रधानमंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। लेकिन तारिक रहमान आखिर कैसे इस चुनाव को जीते, यह समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। 17 साल बाद लंदन से तारिक रहमान ने ढाका वापसी की। 5 अगस्त 2024 को शेख हसीना के तख्ता पलट के बाद बांग्लादेश की सियासत में एक शून्यता आ गई थी। यहां पर अंतरिम सरकार का गठन किया गया। मोहम्मद यूनुस उसके मुखिया बने और मुख्य सलाहकार के तौर पर बांग्लादेश में कमान संभाली, जिसके बाद से लगातार यह मांग की जा रही थी कि बांग्लादेश में आम चुनाव जल्द से जल्द किए जाए, ताकि जो बांग्लादेश की आम जनता है वो एक चुनी हुई सरकार को यहां पर बैठा सके। एनसीपी, जो कि छात्र आंदोलन से निकली पार्टी थी, उसने एक चार्टर तैयार किया जिसका नाम जुलाई चार्टर दिया गया, जिस पर जनमत संग्रह की मांग यहां पर की गई थी और 12 फरवरी को हुए मतदान में आम चुनाव के साथ साथ जनमत संग्रह पर भी मतदान किया गया। दो प्रमुख गठबंधन आमने सामने थे, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी बीएनपी का गठबंधन और जमात इस्लामी का गठबंधन। दो रहमान की लड़ाई में तारिक रहमान आखिरकार भारी पड़े और इसके पीछे की वजह है बीएनपी बांग्लादेश की पुरानी पार्टियों में से एक है और बांग्लादेश की सियासत की नब्ज को बहुत अच्छे तरह से समझती रही है। कभी अवामी लीग और कभी बीएनपी, यही दो दल ही यहां पर सत्ता में आते जाते रहे हैं। लेकिन इस बार अवामी लीग इस चुनाव का हिस्सा नहीं थी, जिसका सीधा फायदा बीएनपी को मिला है। बीएनपी ने 292 सीटों पर चुनाव लड़ा और उन 292 सीटों पर काफी अच्छा प्रदर्शन किया। बांग्लादेश की राजनीति के जानकार यह मान रहे हैं कि अवामी लीग के जो समर्थक बांग्लादेश में इस वक्त मौजूद हैं, उन्होंने बीएनपी का साथ दिया, क्योंकि वो जमात इस्लामी को सत्ता में नहीं लाना चाहते थे। और बहुत सारे बांग्लादेश के पत्रकारों ने हमें बताया कि इसके पीछे की वजह यह है कि क्योंकि जमात इस्लामी की सोच काफी कट्टर है, उनके नियम कायदे कानून काफी अलग हैं और जिस तरह की बात वो करते हैं उससे कहीं ना कहीं अवामी लीग के समर्थकों में एक भय और शंका का माहौल हमेशा बना रहता था। तो दूसरी ओर जो बांग्लादेश के अल्पसंख्यक हैं यानी हिंदू मतदाताओं ने भी दिल खोलकर बीएनपी का साथ दिया है। कई ऐसी सीटें रहीं जहां पर बीएनपी ने बड़ी अच्छी खासी तरीके से यहां पर जीत हासिल की है। जो हिंदू बाहुल्य सीट रहे वहां पर बीएनपी ने चुनाव जीता है। जैसे उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताऊं, खुलना की एक संसदीय सीट पर जहां जमात इस्लामी ने एकमात्र हिंदू प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतारा था, वहां पर 50% हिंदू मतदाता हैं ऐसा माना जा रहा था, लेकिन उस सीट पर भी जमात इस्लामी चुनाव हार गई और वहां बीएनपी ने चुनाव जीता। तो यानी जमात इस्लामी की सोच के खिलाफ यहां पर वोट पड़ा है। इसके अलावा दूसरी जो सबसे बड़ी चीज यहां पर निकलकर सामने आई है वो ये कि ढाका 3 से बीएनपी के हिंदू उम्मीदवार ने जीत हासिल की है। यह भी अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। जमात इस्लामी के दूसरे नंबर के नेता रहे यहां जो बांग्लादेश में, वो अपना चुनाव हार गए। इसी तरह से जमात की तमाम टॉप लीडरशिप जो रही वो अपने चुनाव को बचा पाने में फेल रही है। हालांकि जमात इस्लामी के प्रमुख शफीकुर रहमान अपना चुनाव बड़े अच्छे अंतर से जीते हैं। इसके साथ ही साथ एनसीपी के जो नेता रहे उनकी भी स्थिति बहुत खराब रही। नाहिद इस्लाम भले अपना चुनाव जीत गए, जो कि एनसीपी के अध्यक्ष हैं, छात्र आंदोलन से निकले चेहरा थे, लेकिन उसके बाद के जो नेता थे एनसीपी में, उन्हें भी यहां पर हार का सामना करना पड़ा है और बुरी तरह से हारे हैं। इसके पीछे 2-3 वजहें सामने आ रही हैं। एनसीपी ने क्या जमात इस्लामी के साथ गठबंधन कर अपने राजनीतिक भविष्य को खत्म कर लिया? क्योंकि जब एनसीपी और जमात इस्लामी के बीच गठबंधन का ऐलान हुआ था, उसी समय एनसीपी के तमाम नेताओं ने जमात इस्लामी के साथ गठबंधन का विरोध किया था और एनसीपी
छोड़ दिया था। लेकिन उसके बावजूद भी एनसीपी के नाहिद इस्लाम नहीं माने, उन्होंने जमात इस्लामी के साथ गठबंधन किया और हालात ये रहे कि मात्र 2 या 3 सीटों से ही एनसीपी को संतोष करना पड़ सकता है। वो भी तब जब अगस्त 2024 में ऐसा लग रहा था कि ये छात्र आंदोलन से निकली पार्टी आगे चलकर बहुत बड़ा जो पॉलिटिकल वैक्यूम है बांग्लादेश का उसे भर सकती है, लेकिन उसे भरने में कामयाब नहीं हो पाई एनसीपी। तारिक रहमान जब यहां पर अब चुनाव जीत चुके हैं, अगले प्रधानमंत्री होंगे, तो उनके सामने 2-3 बड़ी चुनौतियां होंगी। बांग्लादेश में राजनीतिक स्थिरता बनी रहे, बांग्लादेश में लोकतांत्रिक सरकार चलती रहे, यह उनकी एक सबसे बड़ी चुनौती होगी। और बहुत सारे वादे किए हैं, करप्शन फ्री सरकार चलाने का वादा किया है, संवैधानिक सुधारों को लागू करने का वादा किया है, एक व्यक्ति 10 साल से ज्यादा प्रधानमंत्री नहीं रह पाएगा बांग्लादेश में, इस कानून को लागू करने का वादा किया है, उपराष्ट्रपति के पद का वादा किया है। इसके साथ ही साथ जो जुलाई चार्टर में एक सबसे बड़ा वादा था वो ये कि अगस्त 2024 और जुलाई 2024 में जो यहाँ पर हिंसा हुई थी, जो लोग मारे गए थे, उसकी जांच के लिए एक स्वतंत्र जांच आयोग का गठन किया जाएगा। उसके आधार पर आगे चलकर कार्रवाई की जाएगी। इकोनॉमी को लेकर बांग्लादेश को कई तरह के वादे किए गए हैं। पड़ोसी देशों के साथ संबंधों को लेकर भी तारिक रहमान की तरफ से वादा किया गया है। और अगर हम भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो जो बांग्लादेश का मौजूदा परिदृश्य है, राजनीतिक जो स्थितियां यहां पर दिखाई पड़ती हैं, एक तरफ जमात इस्लामी, दूसरी तरफ बीएनपी, उसमें बीएनपी का जीतना कहीं ना कहीं भारत के पक्ष में देखा जा सकता है, क्योंकि अगर जमात इस्लामी बांग्लादेश में चुनाव जीतती तो इससे पाकिस्तान को जरूर मजबूती मिलती, क्योंकि जमात इस्लामी को पाकिस्तान का ज्यादा करीबी माना जाता है। और जिस तरह की सोच रही है, जिस तरह के भाषण जमात इस्लामी के नेताओं की तरफ से कैंपेनिंग के दौरान और चुनाव की घोषणा से पहले दिए गए थे, उससे कहीं ना कहीं जो स्थितियां थी वो ज्यादा पाकिस्तान और जमात इस्लामी एक साथ नजर आते थे। लेकिन जमात इस्लामी का चुनाव हारना और बीएनपी का चुनाव जीतना, ये बांग्लादेश के साथ साथ भारत के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। तारिक रहमान क्योंकि बीएनपी के अब सबसे बड़े नेता हैं, वो प्रधानमंत्री होंगे। कुछ दिनों पहले जब उनकी मां खालिदा जिया का निधन हुआ था, तब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शोक संवेदना व्यक्त की थी। भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर को ढाका भेजा था। अंतिम विदाई में डॉक्टर एस जयशंकर शामिल हुए थे और उस दौरान तारिक रहमान से मुलाकात कर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से एक शोक संवेदना का पत्र भी सौंपा था। भारत हमेशा से बांग्लादेश में एक लोकतांत्रिक सरकार का पक्षधर रहा है। भारत यही चाहता रहा है कि जो बांग्लादेश की आवाम चाहती है, एक चुनी हुई सरकार चले, फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो और लोकतांत्रिक व्यवस्था बनी रहे। अब देखना यह दिलचस्प होगा कि तारिक रहमान भारत के साथ संबंधों को किस तरह आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि बांग्लादेश की जो आम जनता है, जब उससे हमने बातचीत की, उसका साफ तौर से यही कहना था कि भारत हमारे परिवार जैसा है और बांग्लादेश में जो भी नई सरकार गठित होती है उसे भारत के साथ संबंधों को एक नए स्तर पर ले जाना चाहिए और भारत के साथ संबंधों को मधुर रखना चाहिए। पड़ोसी देशों में सबसे ज्यादा प्राथमिकता भारत को दी जानी चाहिए, ऐसा बांग्लादेश के आम नागरिकों ने हमें बताया है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो जमात की सोच हारी है और तारिक रहमान का जो एजेंडा था, जो एक अवामी लीग की गैर मौजूदगी में वोट बैंक खाली पड़ा था और जो वादे किए गए थे उस पर जनता ने भरोसा जता लिया और पारंपरिक पार्टी के साथ ही बांग्लादेश की जनता गई है बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी की तरफ ही। यानी आने वाले दिनों में बांग्लादेश की राजनीति देखने लायक होगी, बांग्लादेश में स्थिरता बनी रहे, यह भी देखना काफी दिलचस्प होगा। और हम ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं, लगातार आपको पल पल की अपडेट देंगे। आप देखते रहिए एबीपी न्यूज।